हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर का एजुकेशन साइकोलॉजी का 6th चैप्टर जिसका नाम है लर्निंग। उसकी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। चलिए बिना टाइम के वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया है लर्निंग इज़ ए कंटिन्यू प्रोसेस इन ह्यूमन लाइफ। लर्निंग जो है कंटिन्यू प्रोसेस है, हमेशा ही चलता रहेगा, कभी रुकेगा नहीं। जन्म से लेकर मृत्यु तक हमेशा ये चलता रहता है। It begins after the birth of a child and continues till death. Learning is process which leads to the modification of behavior as a result of training and experiences. Learning जो है बिहेवियर में मॉडिफिकेशन है, बिहेवियर में चेंजिंग है, जो हमारा ट्रेनिंग से आता है, एक्सपीरियंस से आता है, इमेजिनेशन से आता है, ठीक है ना, पास्ट एक्सपीरियंसेस से आता है। ये सारी चीज़ें यहाँ से हमें लर्निंग मिलती है। और लर्निंग की क्या डेफिनेशन है? अकॉर्डिंग टू स्मिथ, लर्निंग इज एक्वाजिशन ऑफ न्यू बिहेवियर और द स्ट्रेंथिंग और वीकनिंग ऑफ ओल्ड बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंसेस। मतलब एक्सपीरियंस से हम किसी नए बिहेवियर को जानते हैं और पुराने बिहेवियर को हटाते हैं और नए बिहेवियर को लाते हैं, और धीरे धीरे पुराना बिहेवियर कमज़ोर होता जाता है और नया बिहेवियर आते जाता है एक्सपीरियंसेस से। तो हमारा हो जाएगा लर्निंग। अब यहाँ पे दिया गया है डिफिनेशन ऑफ टीचिंग। टीचिंग का क्या डिफिनेशन है? टीचिंग इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग सिचुएशंस ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑफ टू बी लर्नड एंड कॉल्ड टू द एक्वाजिशन ऑफ लर्नर्स देयर इंटरेस्ट एंड डेवलप्ड डिजायर एरोस्ड एंड एक्शन प्रोमोट। किसी चीज़ को एक्शन के थ्रू लर्नर को समझाना, किसी चीज़ के बारे में जानकारी देना, और वो अपने डिज़ायर के अनुसार, इंटरेस्ट के अनुसार उसे समझ ले और जान ले, सीख ले, उसे बोलते हैं हम टीचिंग। ठीक है, इस सिचुएशन के हिसाब से भी चेंज होता है, सिचुएशन पे भी टीचिंग डिपेंड करेगा। ठीक है, ये हमारा टीचिंग हो जाता है। टाइप्स ऑफ लर्निंग। लर्निंग के क्या क्या टाइप्स हैं उसकी हम बात करते हैं। सबसे पहला आ जाएगा वर्बल लर्निंग। लर्निंग दैट डिपेंड्स अपॉन द सेंसेशन, परसेप्शन, मेमोरी, थिंकिंग एंड लीड टू एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, इसको वर्बल लर्निंग। वर्बल लर्निंग होता है हमारा परसेप्शन, थिंकिंग एबिलिटी पर डिपेंड करता है। मेमोरी कितना याद कर लेते हैं, और थिंकिंग और नॉलेज का प्राप्ति, ये सारा है ना वर्बल लर्निंग के अंदर आता है। जैसे किसी साइंस से हम किसी को समझा रहे हैं, किसी पिक्चर से, किसी सिंबल, किसी वर्ड, साउंड से, वॉइस से, ये सारा है ना वर्बल लर्निंग के अंदर आता है। और एसेंशियल इंस्ट्रूमेंट ऑफ वर्बल लर्निंग रोट मेमोराइजिंग, रट्टा मारने वाला मेमोराइजिंग। ए टाइप ऑफ सोशल लर्निंग इज स्कूल लर्निंग इज ऑल्सो वर्बल लर्निंग। रट्टा मारने वाला मेमोराइजिंग जो स्किल्स है ना, मतलब कि नर्सरी क्लास में जो बच्चा होता है उसे काफ़ी सिखाया जाता है, रट्टा मार के उसे सिखाया जाता है, तो वो भी हमारा वर्बल लर्निंग होगा। आगे है ना कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग। ठीक है, लर्निंग क्या कॉन्सेप्ट है उसकी हम बात करें। लर्निंग ऑल्सो एक्वायर्ड इन द फॉर्म ऑफ ए मेंटल इमेज अबाउट ए थिंग। लर्निंग है ना, हमें ये भी सिखाता है, ये भी जानने को मदद करता है, जानने में हमारा मदद करता है कि किसी थिंग का क्या इमेज है, क्या मतलब है, ठीक है ना, क्या वो है, हमारे दिमाग में वो सिखाता है। किसी पर्सन के बारे में या फिर किसी इवेंट के बारे में हमें सिखाता है। द कॉन्सेप्ट इज फॉर्म फ्रॉम द प्रीवियस एक्सपीरियंस। कॉन्सेप्ट है ना, हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से आ सकते हैं या फिर ट्रेनिंग से आ सकते हैं। इट इज़ यूजफुल इज नेमिंग एंड आइडेंटिफाइंग थिंग्स प्रीवियस एक्सपीरियंसेस। और जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हुए हैं, जो ट्रेनिंग मिला है, वो अगर दोबारा आता है तो हम आसानी से उसे पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि वो हम पहले से जानते हैं। जिस एग्जांपल हो जाएगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ वीड्स बाय फार्मर्स। और हम वीड्स के बारे में पहले से जान लेंगे तो हम आसानी से उसे पहचान सकते हैं। आगे हो जाएगा मोटर लर्निंग दैट डिपेंड्स मोस्टली ऑन फिजिकल मोटर एक्टिविटीज़। मतलब ऐसा टाइप का लर्निंग जो मोटर एक्टिविटीज़ पे डिपेंड करता हो एंड लीड्स टू एक्विजिशन ऑफ स्किल्स, इसको मोटर लर्निंग। और है ना, जिसे हम मोटर लर्निंग के थ्रू किसी स्किल्स को सीखते हैं, ठीक है ना, उसे हम मोटर लर्निंग बोलते हैं। जैसा इसका एग्जाम्पल हो सकता है लर्निंग हाउ टू ड्राइव ए ट्रैक्टर, हाउ टू ड्राइव ए कार, हाउ टू ड्राइव ए मोटरसाइकिल। ये सारी मोटर लर्निंग, मतलब इसको हम करके सीखते हैं फिजिकली, तो हमारा हो जाएगा मोटर लर्निंग। एटीट्यूड लर्निंग क्या है? एन एटीट्यूड लर्निंग इज एन इमोशनलाइज्ड सिस्टम ऑफ आइडिया विच डायरेक्ट एन इंडिविजुअल टू एक्ट इन ए वे। एटीट्यूड लर्निंग हमें एक इमोशनलाइज सिस्टम देता है, जो हमको बताता है कि किस तरह से हम किस डायरेक्शन में क्या करना चाहिए, इमोशनली क्या करना चाहिए, वो हमें डायरेक्शन देता है किसी इंडिविजुअल को। मच ऑफ आवर लर्निंग इन्वॉल्व्स चेंजेस इन आवर एटीट्यूड्स, जो हमारा एटीट्यूड्स को चेंज करने में मदद करता है, और आवर डिस्पोजिशन टू गिव अ फेवरेबल और अनफेवरेबल रिस्पॉन्स टू द ऑब्जेक्ट, जिसके कारण हम किसी वस्तु पे रिस्पॉन्स करते हैं, पर्सन को रिस्पॉन्स करते हैं, सिचुएशन के अनुसार रिस्पॉन्स करते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़
को रिस्पॉन्स करते हैं। ये सारी हमारी हो जाएगा एप्टीट्यूड लर्निंग। एप्टीट्यूड लर्निंग से ही हम ये सारी चीज़ हम सीख सकते हैं। एक बार हम फिर से आपको बता देते हैं, एप्टीट्यूड लर्निंग जो होता है हमारा इस इमोशनलाइज सिस्टम होता है। इमोशन के थ्रू हम सीखते हैं, किसी आइडिया को हम इमोशन के थ्रू सीखते हैं ताकि इंडिविजुअल उसको अच्छी तरह से समझ सके और सही डायरेक्शन में उसे अप्लाई कर सके, ठीक है ना। जो हमारा अपने एटीट्यूड को बदलने में मदद करता है और हमारा फेवरेबल और अनफेवरेबल रिस्पॉन्स देता है किसी वस्तु को या फिर किसी पर्सन को, किसी सिचुएशन में या किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को, वो सारी है ना एटीट्यूड लर्निंग से आती है, इसलिए उसे एटीट्यूड लर्निंग बोलेंगे। आगे हो जाएगा परसेप्शन लर्निंग। द लर्निंग that takes place as a result of past experiences of a person who can perceive a situation differently। मतलब कि परसेप्शन लर्निंग ऐसा लर्निंग होता है जो पास्ट एक्सपीरियंसेस से आता है, पास्ट एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं, ठीक है ना। अलग अलग पास्ट एक्सपीरियंसेस और सिचुएशन से हम सीखते हैं, उसे परसेप्शन लर्निंग बोलते हैं। जैसे फार्मर कैन प्रिडिक्ट द occurrence of blight disease of a potato when the weather is foggy and cloudy। this learning is the outcome of past experiences, ठीक है ना। ये है ना पास्ट एक्सपीरियंस से आता है। पास्ट एक्सपीरियंस पीछे मतलब वो देख चुका था, उस समझ चुका था, इसलिए वो फार्मर आगे अगर डिजीज आता है तो अच्छे से वो पहचान सकता है। ये हमारा परसेप्शन लर्निंग होता है। आगे हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। व्हेन द पर्सन इज मोटिवेटेड टू अचीव सर्टेन गोल। अगर हम किसी पर्सन को मोटिवेट करते हैं किसी गोल को प्राप्त करने में, बट हिज प्रोसेस ब्लॉक्ड, बट उसका प्रोसेस ब्लॉक हो जाता है, रुक जाता है बाई सम स्टेप, किसी कारणवश, ही हैज़ नो रेडीमेड मीन्स टू ओवरकम। उसके पास कोई रास्ता नहीं होता, कोई बना बनाया वे नहीं होता है जिसके कारण वो उसको मतलब कि कारण को ओवरकम कर सके और उसको तोड़ कर, उसे हटा कर वो उसको कर सके। ही इज़ कंफर्टेबल विथ प्रॉब्लम्स। ही अगर वो प्रॉब्लम से कंफर्टेबल है, आसानी से उसे फेस कर पा रहा है, उसे सॉल्व कर पा रहा है, तो ये हम बोल सकते हैं कि उसके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ज़्यादा है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पहले से मतलब ज़्यादा जानता है, प्रॉब्लम में कैसे सॉल्व करते हैं, वो है ना प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग होता है। दिस टाइप ऑफ लर्निंग हेल्प्स टू रिमूव, इस टाइप का लर्निंग हमको जो रास्ते में बाधाएं आती है उससे हटाने में मदद करता है, ठीक है ना। जो हमारा रीजनिंग से आता है, थिंकिंग से आता है, इमेजिनेशन से आता है, ड्राइंग से आता है, कंक्लूजन से आता है, यहाँ से हमारा लर्निंग यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग आता है या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आता है। तो इस तरह से हम प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग दे सकते हैं किसी को। आगे है हमारा लर्निंग थ्योरीज। थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर लर्निंग। थॉर्नडाइक जो एक साइंटिस्ट है, उन्होंने एक ट्रायल एंड एरर लर्निंग मेथड दिया है। वर्ड थॉर्नडाइक, फेमस फिजियोलॉजिस्ट, वाज द इनिशिएटर ऑफ द थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर लर्निंग। थॉर्नडाइक पुट ए हंगर कैट इन ए पजल बॉक्स। थॉर्नडाइक ने क्या किया था, एक बहुत भूखी बिल्ली को है ना एक बॉक्स में रख दिया था। देयर इज़ ओनली वन डोर विच कुड बी ओपन। वहाँ पे सिर्फ एक ही डोर था जो खुल सकता था, बाय द लीवर, किसी लीवर से। एंड द फिश हैज़ प्लेस्ड आउटसाइड द बॉक्स। उसको बाहर, जो बॉक्स है उसके बाहर फिश को रख दिया था। द स्मेल ऑफ द फिश एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग मोटिव। जो फिश का स्मेल है ना बिल्ली के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मोटिव दिया फॉर हंग्री कैट टू कम आउट ऑफ द बॉक्स, जो कि उसे बाहर लाने में मदद कर सकता था, बाहर लाने में मोटिवेशन का काम कर सकता है। सो द कैट मेड इफेक्ट्स बाई रैंडम मूवमेंट्स, जिसके कारण है कैट तो अंदर बहुत भूखा था, बहुत तरह से इधर रैंडम मूवमेंट किया, हाथ पैर चलाया, ठीक है, मूवमेंट किया। एंड बाई द चांस एंड बाई द चेंज पुल द लीवर एंड द डोर इज ओपनड एंड द कैट कॉट द फिश। और हाथ पैर चलाया जिसके कारण लीवर खींच गया और उसका डोर खुल गया और कैट जो भूखी थी वो फिश को खा ली। दिस प्रोसेस वाज रिपीटेड एंड टुक लेस टाइम टू कम आउट ऑफ। फाइनली द कैट कुड पुल द लेवर एज सुन एज विल ओपन द बॉक्स। तो इस साइंटिस्ट ने इस प्रोसेस को बार बार रिपीट किया, बार बार उस बिल्ली को रखता था अंदर। जितना बार रिपीट किया इसको उतना बार बिल्ली बहुत जल्दी जल्दी आने लगा। शुरू में थोड़ा लेट आया, फिर उससे कम आया, उससे कम। एक बार ऐसा समय आ गया कि उसको अंदर रखते तुरंत लीवर घिसता, तुरंत बाहर आके मछली को खा लेता, ऐसा हो गया। तो उन्होंने 3 लॉज दिए। पहला लॉ है लॉ ऑफ रेडीनेस। वी कैन नॉट लर्न एनीथिंग अनलेस वी प्रिपेयर फॉर इट। हम कोई भी चीज़ को नहीं सीख सकते हैं जब तक हम उसके लिए तैयार नहीं हों। इफ़ ए पर्सन इज़ रेडी टू लर्न, अगर कोई भी पर्सन
सीखने के लिए तैयार है, ही लर्न्स मोर क्विकली, वो आसानी से सीख सकता है, समझ सकता है इफेक्टिवली देन इफ नॉट रेडी टू लर्न। किसके मुताबिक? जो रेडी नहीं है लर्न, सीखने के लिए रेडी नहीं है, उसके मुताबिक जो पर्सन सीखने के लिए रेडी है वो आसानी से सीख सकता है, जल्दी से सीख सकता है और ज़्यादा सीख सकता है। व्हेन द फार्मर इज क्यूरियस अबाउट द लर्निंग दैट द बेस्ट टाइम टू मेक देम लर्न। अगर कोई फार्मर है ना सीखने के लिए ज़्यादा उतावुर है, उसे वो सही समय है उसे कुछ चीज़ सिखाने का। द एक्सटेंशन वर्कर शुड मोटिवेट द फार्मर्स फॉर देयर अटेंशन एंड इंटरेस्ट। तो उस समय है ना एक्सटेंशन वर्कर जो है फार्मर्स को मोटिवेट कर सकते हैं ताकि वो अपने गोल को अटेंड कर सके और अटेंशन दे सके और जो गोल है उसे वो पा सके। ठीक है, आगे है दूसरा है लॉ ऑफ एफर्ट। इट इज़ द लॉ ऑफ रिवार्ड एंड रिजल्ट्स। सबसे पहले तो रेडी तो हो गए, लेकिन एफर्ट भी ज़रूरी है। मतलब कि हम हाथ पर चलाएंगे, हम निकलेंगे, लेकिन हमको क्यों निकलेंगे, हमको क्या चाहिए वो भी ज़रूरी है, क्या मिलेगा करने से। ठीक है ना, रिवार्ड या फिर रिजल्ट भी ज़रूरी है। अगर कोई भी चीज़ में रिवार्ड नहीं हो तो आदमी मोटिवेट नहीं होता कोशिश को करने का। हम तो करने के लिए तैयार है, ठीक है ना, हमको करने से मिलेगा क्या ये भी निश्चित होना चाहिए। जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा कि हम एक काम करेंगे उससे हमको क्या मिलेगा, तब तक आपको मोटिवेशन नहीं मिलेगा उस काम को करने के लिए। सबसे पहले तो आपको तैयार होना होगा कि हम एक काम करना चाहते हैं, आप करेंगे। दूसरा चीज़ है इस करने से क्या मिलेगा ये भी फिक्स होना चाहिए और ये भी आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसको कर सकते हैं। ये लॉ ऑफ एफर्ट बोलता है। अकॉर्डिंग टू दिस लर्निंग कैन बी work properly when the people get satisfaction, rewards or punishments which motivates a person for future learning. When the farmers get good results or punctuation from the practice, then other farmers are encouraged to adopt that technology. और ये रिवार्ड है ना हमको एक मोटिवेशन का काम करेगा, जिसके कारण हम उस चीज़ को अच्छे से पा सकते हैं। When the farmers get the good result, अगर कोई फार्मर्स है उसको अच्छा रिजल्ट मिलता है, कोई प्रोडक्शन अच्छा मिलता है प्रैक्टिस से, तो अदर फार्मर भी है ना मोटिवेट होंगे, इनकरेज होंगे ताकि उसको टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सके, ताकि उसको उनको भी मतलब कि अच्छा रिजल्ट मिल सके, अच्छा प्रोडक्शन मिल सके। तो ये बात इसमें लॉ ऑफ एक्सरसाइज, द लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज। लर्न एनी एक्टिविटी, इट्स द बेस्ट टू रिपीट इट अगेन एंड अगेन। लर्न एन एक्टिविटी, लर्न एनी एक्टिविटी। अगर किसी एक्टिविटी को हम सीखते हैं उसको हम बार बार कंटिन्यू करते हैं, जिसका हम इस कारण हम उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे, ज़्यादा अच्छे से हम उसको कर पाएंगे। उसको जितना अच्छे से हम करेंगे जितना जल्दी हमारा वो है ना रिवार्ड या फिर पनिशमेंट या फिर कोई भी चीज़ हम पाना चाहते हैं वो आसानी से उसे हम पा सकते हैं। सबसे पहले हमको तैयार होना जरूरी है, मतलब कि हम वो चीज़ करने के लिए तैयार है, ठीक है ना, वो होना चाहिए। दूसरा चीज़ उस करने से हमको क्या मिलेगा ये भी निश्चित होना चाहिए। और ये तो निश्चित हो गया कि हमको ये मिलेगा और हम तैयार भी हैं, लेकिन करना क्या है ये भी निश्चित होना चाहिए। और उसको कंटिन्यू करके हम उस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं और आसानी से उसे हम ले सकते हैं और एक न एक दिन हमें वो मिल सकता है। जैसे कि फार्मर शुड मोटिवेट टू रिपीट। फार्मर मोटिवेट होगा किसी चीज़ को रिपीट या फिर कंटिन्यू प्रैक्टिस करके, किसी इम्प्लीमेंट्स को यूज करके, ठीक है ना। कोई भी फार्मर से उसको इम्प्लीमेंट चलाने नहीं आता, धीरे धीरे उसको चलाएगा तो उसको रिपीट करेगा तो उसको अच्छे से उसको बारे में नॉलेज हो जाएगा, अच्छे से वो कर सकता है और फिर से उसका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, इल्ड बढ़ जाएगा उस इम्प्लीमेंट के यूज़ से। ये हो जाएगा लॉ ऑफ एक्सरसाइज। थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। रशियन फिजियोलॉजिस्ट इवान पावलोव प्रोपेगेटेड दिस थ्योरी। इवान प्रोपेगेट जो रशियन फिजियोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने इस थ्योरी को दिया है। इन्होंने बताया ही यूज्ड, मतलब कि इन्होंने एक डॉग का यूज़ किया। ही ट्राइड ए हंग्री डॉग, ऐसा डॉग को लिया जो भूखा हो, एंड फिटेड मैकेनिकल डिवाइस, और उनको है ना कुत्ते को उसको मैकेनिकल डिवाइस से फिट कर दिया। द फूड वॉज गिवन टू ए डॉग थ्रू ऑटोमेटिक मैकेनिज्म एंड मेक ए बेल अटैच टू इट। और फूड उसे दिया गया ऑटोमेटिक मैकेनिज्म के थ्रू और वहाँ पे एक बेल अटैच कर दिया। इवन टाइम द फाउंड हैज़ पुट बिफोर द डॉग, और जब है ना फूड वहाँ पे रखा जाता था बिफोर द डॉग, फूड रखने से पहले द बेल वाज रिंग, देयर वाज ऑटोमेटिक सेक्रेशन ऑफ सलाइवा। जैसे कि मतलब कि बेल बजता था, उसके बाद फूड वहाँ पर रख दिया जाता था, उसके बाद तुरंत ही डॉग के मुंह से सलाइवा सेक्रेशन होने लगता था, ठीक है। दिस प्रोसेस वाज रिपीटेड, उस प्रोसेस को बहुत बार रिपीट किया गया। आफ्टर दैट व्हेन द बेल वाज रंग विदाउट फूड देन ऑल्सो द सलाइवा सेक्रेट फ्रॉम द माउथ ऑफ द डॉग,
ठीक है। क्या हुआ कि एक भूखा कुत्ता को लाया इन्होंने, और उसके बाद उन्होंने ना खाना देने से पहले एक घंटी बजाता था, उसको खाना देता था। इस प्रोसेस को बार बार रिपीट किया। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि सिर्फ घंटी बजाया, खाना नहीं दिया। तो जो डॉग था, जो भूखा डॉग था, उनके मुंह से सलाइवा निकलने लगा। पहले भी निकलता था, जब बेल बजाता था, खाना था तो सलाइवा निकलता था। अब क्या हुआ, बेल बजाया लेकिन खाना नहीं दिया, फिर भी उसका सलाइवा निकला। तो उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया और उन्होंने आगे बताया, Pavlov predict the dog would salivate in the response to the food placed in the front of them. But he noticed that his dog dogs would begin to salivate. They heard the bell. बेल को सुन के भी वो सलीवा निकलने लग रहा है. He began to study the phenomenon which is called the conditioning. और इस phenomenon को उन्होंने स्टडी किया और इसका नाम रख दिया conditioning. It is different from the conditioning explained by the physiologist at a later stage. और बाद में इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया, अच्छे से पढ़ा गया और इसका नाम बदल कर, अदर जो फिजियोलॉजिस्ट है उनका नाम बदल कर रख दिया क्लासिकल कंडीशनिंग. ठीक है, इसलिए इसे क्लासिकल कंडीशनिंग के नाम से जानते हैं. दूसरा हो जाएगा एलिमेंट ऑफ लर्निंग सिचुएशन. लर्निंग सिचुएशन के क्या क्या एलिमेंट्स हैं. डेफिनेशन ऑफ लर्निंग सिचुएशन, इट इज अ कंडीशन और इन्वायरमेंट इन विच ऑल द एलिमेंट्स. मतलब कि कैसा इन्वायरमेंट है, कैसा सिचुएशन है जिसमें लर्निंग दिया जाना चाहिए. ठीक है ना, वो सारी बातें, वो सारी एलिमेंट्स इसमें चर्चा करेंगे. पहला वो इंस्ट्रक्टर समझाने वाला होना चाहिए, लर्नर समझने वाला होना चाहिए, सब्जेक्ट मैटर क्या समझा रहा है वो होना चाहिए, टीचिंग मटेरियल पढ़ाने का मटेरियल होना चाहिए, इक्विपमेंट होना चाहिए और फिजिकल फैसिलिटीज़ भी होना चाहिए. ठीक है, यहाँ पर एक नक्शा टाइप का बनाया गया है, आप इसे पढ़ लें, एक बार देख लें, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से. ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है. आगे हम देखते हैं. टू हैव एन इफेक्टिव लर्निंग सिचुएशन देयर आर 5 मेजर एलिमेंट्स शुड हैव सेटिस्फाई. और किसी इफेक्टिव लर्निंग सिचुएशन को होने के लिए 5 है ना मेजर एलिमेंट्स है जो होना चाहिए. और इंस्ट्रक्टर शुड, जो इंस्ट्रक्टर है उसमें क्या होना चाहिए. हैव ए क्लियर ऑब्जेक्टिव होना, क्लियर गोल होना चाहिए. नो द सब्जेक्ट मैटर एंड हैव इट ऑर्गेनाइज्ड. क्या सब्जेक्ट मैटर है, क्या मतलब सिखा रहे हैं, एंड हैव इट वेल ऑर्गेनाइज. अच्छा, आसानी से वो सिखाना होना चाहिए, सिखा रहे हैं ये होना चाहिए. बी इंथुसियास्टिक एंड इंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट, और वो अच्छे से उसे समझाना चाहिए और वो अच्छे से उसमें इंटरेस्टेड हो और अच्छे से उस सब्जेक्ट को पढ़ाना वो चाह रहे हो, ऐसा होना चाहिए. बी एबल टू कम्युनिकेट विद लर्नर, अच्छा आसानी से लर्नर से कम्युनिकेट कर सके. बी डेमोक्रेटिक इन हिज लीडरशिप, और वो लीडरशिप को अच्छे से इंजॉय कर रहे हो, अच्छे से वो समझा पा रहे हो. अलाउ स्टूडेंट पार्टिसिपेटिंग, आस्क फॉर इट, और जो लर्नर है, जो सीख रहे हैं, जो स्टूडेंट सीख रहे हैं, उसे अलाउ कर रहे हैं क्वेश्चन पूछने के लिए उनसे. बी प्रिपेयर्ड, बी प्रमोट, बी फ्रेंडली, वो अच्छे से प्रिपेयर है किसी चीज़ को समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए, और वो स्टूडेंट के साथ फ्रेंडली है और फ्रेंडली होना चाहिए. यूज़ टेक्निकल प्लान, टीचिंग प्लान, और पढ़ाने के लिए कुछ प्लान होना चाहिए तभी वो पढ़ाए. स्पीक सो दैट ऑल कैन हियर, और ऐसे पढ़ाना चाहिए जो जैसे सारे को सुनाई दे. ऐसा नहीं कि किसी को सुनाई दे, किसी को नहीं सुनाई दे, ऐसा नहीं होना चाहिए. सेट ए गुड एग्जाम्पल ऑफ गुड लर्नर एंड टीचर, एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करना चाहिए गुड लर्नर का, गुड टीचर का. बी स्किलफुल इन द यूज ऑफ टीचिंग मटेरियल्स एंड इक्विपमेंट्स, और जो टीचिंग मटेरियल्स है, इक्विपमेंट है, उसका स्किल होना चाहिए ताकि वो अच्छे से ऑपरेट कर स्टूडेंट को सिखा पाए. लर्नर जो है उसके पास कैसा क्या क्या खूबी होना चाहिए. हैव नीड फॉर इन्फॉर्मेशन, उसे इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत हो, नीड हो, इंटरेस्टेड हो. ठीक है. बी केपेबल ऑफ लर्निंग, और सीखने के कैपेबल हो. यूज फॉर इन्फॉर्मेशन कैन, और जो इन्फॉर्मेशन उनको मिला उसे वो यूज कर सके. सब्जेक्ट मैटर और कंटेंट, क्या कंटेंट होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, और सब्जेक्ट मैटर क्या होना चाहिए, उसकी बात करते हैं. रिलेटेड टू लर्नर्स नीड, ऐसा कंटेंट होना चाहिए जो लर्नर्स की ज़रूरत हो. एप्लीकेबल टू रियल लाइफ सिचुएशन, और जो कंटेंट है ना रियल लाइफ सिचुएशन से एप्लीकेबल हो, उससे रिलेटेड हो. टॉप एट इंटेलेक्चुअल लेवल ऑफ लर्नर्स, और ऐसे सिखाना चाहिए जो लर्नर्स को अच्छे से समझ में आए और उसको जिस लेवल का लर्नर है उस लेवल से उन्हें सिखाना चाहिए. वेल ऑर्गेनाइज लॉजिकली उसे प्रेजेंट करना चाहिए ताकि उसे लर्नर जो है सीख रहा है या स्टूडेंट सीख रहा है उसे समझ में कोई डिफ़िकल्टी ना हो. क्लियरली प्रेजेंटेड, क्लियरली आसानी से और क्लियर वे में उसके सामने प्रेजेंट करना चाहिए. चैलेंजिंग, सेटिस्फाइंग एंड सिग्निफिकेंट टू द लर्नर्स, चैलेंजिंग होना चाहिए, सेटिस्फाइंग होना चाहिए, ऐसा पढ़ाना कि लर्नर जो है ना अच्छे से सेटिस्फाई हो और सिग्निफिकेंट हो,
लर्नर से फिट्स इनटू द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स, और सारे ऑब्जेक्टिव में फिट हो सके अच्छे से, ठीक है। अब नेक्स्ट है ना फिजिकल फैसिलिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम द आउटसाइड डिस्ट्रक्शंस, बाहर क्या चल रहा है, बाहर क्या आवाज़ नॉइज़ वगैरह, इससे ना फ्री होना चाहिए, ना कि अंदर भी नॉइज़ आ रहा, सो रहा है, ठीक से बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, स्टूडेंट पढ़ नहीं पा रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। टेम्परेचर कंफर्टेबल और पॉसिबल, टेम्परेचर भी कंफर्टेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं पूरा हीट से पूरा भरा हुआ है, पूरा गर्मी से भरा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वेल लाइटेड, अच्छा लाइट होना चाहिए ताकि अच्छे से दिख पाए। एडिक्वेट स्पेस होना चाहिए फॉर द ग्रुप्स, अच्छी बड़ी मात्रा में स्पेस होना चाहिए ताकि स्टूडेंट अच्छे से बैठ सके, लर्नर अच्छे से बैठ सके, उनके लिए बैठने के लिए स्पेस होना चाहिए। फर्नीचर कंप्यूटर में वेल अरेंज, फर्नीचर जो है बैठने वाला टेबल वगैरह कंफर्टेबल होना चाहिए, वेल अरेंज होना चाहिए, टूटा फूटा इधर उधर रखा ऐसा नहीं होना चाहिए, अच्छे से फैसिलिटी होना चाहिए। आ जाएगा टीचिंग इक्विपमेंट्स एंड सप्लाईज, टीचिंग इक्विपमेंट्स क्या क्या होना चाहिए, मीट द नीड्स इफेक्टिव, और ऐसा मतलब कि इक्विपमेंट्स होना चाहिए जो है ना ज़रूरत हो, ठीक है ना, रेडली अवेलेबल भी हो, इच आइटम भी स्किलफुली, जो आइटम्स जो है, जो इम्प्लीमेंट्स जो है उसको है ना लर्नर अच्छे से यूज कर पाए सिखाने में, और उनके पास स्किल हो। नेक्स्ट हमारा है प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग एक्सटेंशन, क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं जिसको यूज़ कर एक्सटेंशन वर्कर एक्सटेंशन प्रोग्राम में या फिर डेमोन्स्ट्रेशन में फार्मर्स को सिखा सकते हैं, उसे अप्लाई करके उसे समझा सकते हैं और उन्हें अच्छे से बता सकते हैं। क्या क्या प्रिंसिपल्स है उसकी हम बात करते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ एक्टिविटी। लर्निंग इज़ एन एक्टिव प्रोसेस ऑन द पार्ट ऑफ द लर्नर। लर्निंग जो है हमारा एक्टिव प्रोसेस है। लर्नर मस्ट लर्न बाय डूइंग और प्रैक्टिस। लर्नर है ना सीख सकता है किसी चीज़ को कर या प्रैक्टिस कर। द एक्सपीरियंसेस मस्ट बी कंप्लाइड एंड डायरेक्ट ऑन द पार्ट ऑफ द लर्नर। एक्सपीरियंसेस जो है ना वो लर्नर से रिलेटेड होना चाहिए और उसे अच्छे आसानी से समझ में आना चाहिए ताकि वो अच्छे से गुड एक्सपीरियंसेस ले सके और अच्छा से अच्छा सीख सके और अच्छे से एक्टिविटी को कर सके और समझ सके। जैसे एग्जाम्पल में कंस्ट्रक्शन एंड डेमोन्स्ट्रेशन बाय द फार्मर्स in their own field provides opportunity of the self activity that is learning by the doing। जैसे कि हम डेमोन्स्ट्रेशन का कंस्ट्रक्शन करेंगे और फार्मर को सिखाएंगे, फार्मर को सेल्फ एक्टिविटी करके दिखाएंगे और फार्मर को सेल्फ एक्टिविटी करने के लिए बोलेंगे कि तुम खुद से करो, खुद से वो करेगा तो सीखेगा, ठीक है ना। आसानी से वो सीख सकता है, एक्सपीरियंसेस उसको मिल सकते हैं अच्छे और आसानी से उसे सीख सकता है करके। तो ये हमारा हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ एक्टिविटी। मतलब सेल्फ एक्टिविटी का मतलब ये है कि जो लर्नर है उसको खुद से एक्टिविटी करने को बोलेंगे और उसको कहेंगे कि खुद से करने के लिए आसानी से उसे सिखाएंगे ताकि वो अच्छे से एक्सपीरियंसेस ले सके, आसानी से उसे अप्लाई कर सके, आसानी से उसे सीख सके। दूसरा हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन मतलब होता है जुड़ना। न्यू लर्नर्स मस्ट बी एसोसिएट विथ प्रीवियस सक्सेसफुल। जो न्यू लर्नर्स होंगे, ठीक है ना, वो जुड़ना चाहेंगे किससे, मतलब प्रीवियस सक्सेसफुल एंड सेटिस्फैक्शन लर्निंग से। मतलब पीछे जो लर्निंग उसे मिला उससे सेटिस्फाई हो गए हैं और उसमें जो किया उसे सक्सेसफुल मिला है। तो सक्सेसफुल मिला है, पीछे जो कुछ किया उसमें सक्सेसफुल मिला है और पीछे जो लर्निंग सीखे हैं उसे वो सेटिस्फाई हैं। तो नए लर्नर्स है ना जुड़ना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में आप समझ सकते हैं, इफ अ फार्मर हैव ऑब्टेन प्रॉफिटेबल रिटर्न ऑफ द एप्लीकेशन नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। अगर कोई फार्मर है नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर का यूज करके उसको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल रहा है और मिला है, दे में मोटिवेट टू यूज बैलेंस फर्टिलाइजर कंटेन फॉस्फेट एंड पोटेश फॉर स्टिल हायर रिटर्न। और वो है ना मोटिवेट होंगे कि और हम फर्टिलाइज़र दूसरे तरह का यूज करें ताकि हम और भी अपना हायर रिटर्न ले सकें और भी ज़्यादा रिटर्न ले सके और भी ज़्यादा पैसा को कमा सके। तो ये सारी बातें होगी जिसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन। अब एक और है प्रिंसिपल ऑफ डिसोसिएशन। फॉर लर्निंग टू द इफेक्टिव अनडिज़ायरेबल लर्निंग शुड बी एलिमिनेट। जो अनडिज़ायरेबल लर्निंग है, जो ज़रूरत नहीं है, उसे हम हटा देंगे। दिस में बी डोन बाय द सेटिंग डिज़ायरेबल सिचुएशन विथ आर मोर सेटिस्फाइंग। और वैसे सिचुएशन को हम रखेंगे जो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा हो और ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहा। जैसे हम एग्जांपल में समझते हैं, व्हेन द प्लांटिंग क्रॉप्स इन लाइन्स गिव्स बेटर यील्ड। अगर हम कोई क्रॉप्स को कर रहे हैं लाइन्स में तो ज़्यादा यील्ड दे रहा है। द फार्मर भी एडवाइस नॉट टू प्रैक्टिस ब्रॉडकास्टिंग। तो हम फार्मर्स को एडवाइस करेंगे कि ब्रॉडकास्टिंग मेथड को अप्लाई ना करें, उसको हटा दें।
जब हमको लाइन में करने से हमको ज़्यादा यील्ड मिल रहा है तो फिर हम ब्रॉडकास्टिंग करके क्यों करें, उससे तो मेरा नुकसान हो जाएगा। तो इस तरह से हम उसको हटा सकते हैं और सिर्फ लाइन में ही कर सकते हैं ताकि हमको ज़्यादा यील्ड मिले, ठीक है ना। ये हो सकता है एग्जाम्पल इसका। आगे हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस। लर्निंग सिचुएशन मस्ट क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सरसाइज। लर्निंग सिचुएशन हमें अपॉर्चुनिटी देता है बार बार उसको करने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए। प्रैक्टिस मस्ट बी करेक्ट। और प्रैक्टिस जो है ना हमारा सही होना चाहिए। जानते करते हैं होंगे कि प्रैक्टिस में मेक ए मैन्स परफेक्ट, अदरवाइज वी विल लॉन्ग लर्निंग। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, मतलब कि ज़्यादा उसको रिपीट करेंगे तो अच्छे से हम उसको सीख पाएंगे और समझ पाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में यहाँ दिया गया, लर्निंग द यूज़ ऑफ स्पेयर करेक्टली रिक्वायर्स प्रैक्टिस सेवरल टाइम। अगर हम किसी इक्विपमेंट है उसको हम चलाना चाहते हैं या फिर कोई स्प्रेयर है, डस्टर है, उसे हम यूज करना चाहते हैं तो उसे ना फार्मर को सिखाना पड़ेगा या खुद से वो प्रैक्टिस करेगा, बार बार उसे रिपीट करेगा तो आसानी से वो सीख पाएगा कुछ समय के बाद। तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस। आगे प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफ़र। लर्निंग मस्ट बी एप्लीकेबल एंड ट्रांसफरेबल। ऐसा लर्निंग होना चाहिए जो एप्लीकेबल हो और ट्रांसफरेबल हो, जो एक से दूसरे में ट्रांसफ़र हो सके कुछ सिमिलर एक जैसा सिचुएशन में। अदरवाइज इट इज़ इनकम्पेटेबल, नहीं तो ये इनकम्पेटेबल होगा। एप्लीकेशन प्रेस्क्राइब लेसन इन अदर सिचुएशन इन विच इट एप्लीकेबल, जिसमें एप्लीकेबल उसमें ट्रांसफ़र हो सके। अनलेस लर्निंग इज अप्लाइड इन न्यू सिचुएशन इट रिमेन्स वेरी मच रेस्ट्रिक्टेड। नहीं तो ये लर्नर रेस्ट्रिक्टेड ही हो जाएगा, बस उसी पीरियड के लिए हो जाएगा, उसी सिचुएशन के हो जाएगा, दूसरे सिचुएशन से अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा सिचुएशन होना चाहिए, ऐसा लर्निंग होना चाहिए जिससे हम उस लर्निंग को किसी और सिचुएशन में, किसी और सिमिलर सिचुएशन से अप्लाई कर सकते हैं ताकि हमको ज़्यादा फ़ायदा हो। एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं, इफ़ द फार्मर हैव लर्न द टेक्निक ऑफ द वाटर मैनेजमेंट इन ए पार्टिकुलर। अगर कोई फार्मर है वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस सीखा है किसी पार्टिकुलर क्रॉप में, किसी स्पेसिफिक क्रॉप में करने का, तो दे शुड बी एबल टू यूज़ दिस नॉलेज टू अदर क्रॉप वेल। अगर वो फार्मर चाहेगा तो किसी अदर क्रॉप में भी वो वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस को अप्लाई कर सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकता है। तो इस तरह से वो टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र करके ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड को बढ़ा सकता है, ज़्यादा प्रॉफिटेबल उसके लिए हो सकता है। तो इस तरह से ऐसा होना चाहिए जो टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र हो सके, ठीक है। दूसरा हो जाएगा, आगे हो जाएगा मतलब प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस। लर्निंग बिकम सक्सेसफुल इफ़ वन इज़ रेडी टू। लर्निंग ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है तब जब कोई फार्मर से या फिर कोई लर्नर रेडी टू लर्न, सीखने के लिए उतावल हो, सीखना चाहता हो। व्हेन अ फार्मर रेडी, सीखने के लिए तैयार है, विद गुड गाइडेंस दे मे बी एबल टू फॉर्म ए कोऑपरेटिव सोसाइटी। वो आसानी से सीख सकता है और उसे अप्लाई कर सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट ले सकता है। इसलिए पहले तो उसे रेडी होना पड़ेगा, फार्मर को तैयार होना पड़ेगा सीखने के लिए, ठीक है। ये हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस। आगे है प्रिंसिपल ऑफ एटीट्यूड। एन अनफेवरेबल एटीट्यूड और माइंडसेट रिटार्ड्स लर्निंग। अगर कोई अनफेवरेबल एटीट्यूड, अनफेवरेबल इमोशन या फिर अनफेवरेबल कंडीशन जो फार्मर के अकॉर्डिंग नहीं है, कोई लर्नर के अकॉर्डिंग नहीं है, कोई इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग नहीं है, तो हम उसे अच्छे से नहीं सिखा पाएंगे, वो अच्छे से वो सीख नहीं पाएंगे। इसलिए ऐसा सिचुएशन होना चाहिए, ऐसा इमोशन होना चाहिए, ऐसा कंडीशन होना चाहिए जिसमें वो कंफर्टेबल हो, अच्छे से वो एडजस्ट कर पा रहा हो, अच्छे से वो सीख पा रहा हो उस कंडीशन में। वो हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ एटीट्यूड। जैसे कि एग्जाम्पल में समझते हैं, व्हेन फार्मर डेवलप ए फेवरेबल एटीट्यूड टुवर्ड्स क्रॉसब्रीड कैटल। अगर कोई फार्मर है उसे फेवरेबल एटीट्यूड दिया गया, फेवरेबल कंडीशन दिया गया, ठीक है ना, किसके अकॉर्डिंग, क्रॉसब्रीड कैटल के अकॉर्डिंग, दे विल लर्न द मेथड ऑफ रियरिंग ऑफ दिस एनिमल्स। और जिसके तहत वो आसानी से एनिमल का रियरिंग सीख पाया, सीख गया, ठीक है ना, उसको फेवरेबल कंडीशन मिला। तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ एटीट्यूड, ठीक है। आगे हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। विथआउट मोटिवेशन वन इज नॉट लर्न। बिना मोटिवेशन का कोई भी इंसान अच्छे से नहीं सीख सकता। तो फेवरेबल एक्सपीरियंसेस यहाँ पर एग्जांपल जैसे दिए गए, फेवरेबल एक्सपीरियंस ऑफ द प्लानिंग ट्रेस मोटिवेस। फेवरेबल एक्सपीरियंसेस मतलब ऐसा एक्सपीरियंस जो फार्मर सीख रहा है, जो कोई सीख रहा है उसके मतलब कि फेवर में हो, ठीक है ना, तभी उसको मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। टू कलेक्ट सैपलिंग फ्रॉम द फॉरेस्ट नर्सरी, जो है ना उसको मोटिवेशन देगा। कहाँ से, मतलब कि सैपलिंग नर्सरी से वो सैपलिंग को कलेक्ट कर सके, सैम्पलिंग को कलेक्ट कर सके, कहाँ से, फॉरेस्ट नर्सरी से। यानी कि फेवरेबल एक्सपीरियंसेस उसके अकॉर्डिंग हो, जो लर्नर है
उसके अकॉर्डिंग वो एक्सपीरियंसेस हो, अच्छा एक्सपीरियंस हो, तो उसको मोटिवेशन देगा कि हम ये कर सकते हैं, और आसानी से वो सैम्पलिंग को कलेक्ट कर सकता है किसी फॉरेस्ट नर्सरी से। तो पास्ट एक्सपीरियंस पे और सक्सेसफुल एक्सपीरियंस पे, फेवरेबल एक्सपीरियंस पे उसके लिए मोटिवेशन का काम करेगा। ये हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। आगे है प्रिंसिपल ऑफ टाइमिंग। लर्निंग टेक्स प्लेस मोर रेडीली व्हेन देयर इज अ इंट्रोडक्शन ऑफ ए टॉपिक और स्किल एट ए टाइम व्हेन इट कैन बी यूज्ड। टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब ज़रूरत हो तब उसको अप्लाई करते हैं, तब ज़रूरत हो तब, जब मतलब फार्मर को ज़रूरत हो तब हम उसे सिखाते हैं, तब वो आसानी से सीख पाएगा, क्योंकि उसको ज़रूरत है। आसानी से हम उसे समझा पाएंगे, सिखा पाएंगे, और आसानी से उसे पकड़ लेगा, सीख लेगा। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में दिया गया, मेथड ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन कैन बी इजली लर्न एट अ टाइम ऑफ इंसेक्ट प्रेडेटर। प्लांट प्रोटेक्शन मेथड मतलब किसी प्लांट को कैसे बचाना है, उसके बारे में हम किसी फार्मर को सिखाएंगे तब, जब कोई इंसेक्ट है ना पेस्ट पे अटैक, मतलब कि कोई इंसेक्ट पेस्ट है ना किसी प्लांट पे अटैक कर दिया है, तब हम उस समय सिखाएंगे। तो जितने भी फार्मर्स आसानी से सीखेंगे, समझेंगे, क्योंकि उन्हें मतलब ये चीज़ ज़रूरत होगा, उसे अप्लाई करने की ज़रूरत होगा, तभी वो मतलब वो सीखेंगे, ज़्यादा अपना एफर्ट देंगे। तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ टाइमिंग, मतलब कि टाइमिंग भी सही होना चाहिए, टाइमिंग भी होना चाहिए, सिखाने का ज़रूरत होना चाहिए एक तो समझे, तभी हम उसको अच्छे से हम सिखा सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ क्लियरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव, मतलब कि हमको दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि क्या ऑब्जेक्टिव है, तो कोई भी सिखाने का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या मतलब गोल है, क्यों सिखा रहा है, पर्पोज क्या है। पर्पोज ऑफ द लर्नर मस्ट बी क्लियर टू द लर्नर, ठीक है ना। पर्पज़ ऑफ द लर्निंग मस्ट बी क्लियर टू द लर्नर। कोई भी लर्नर जो सीख रहा है उसके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, उसको मन में क्लियर होना चाहिए कि क्यों वो ये सीख रहा है, उससे क्या मिलेगा, क्या पर्पज़ है सीखने का, वो क्लियर होना चाहिए। मीनिंगफुल लर्निंग इज़ इंटरेस्टिंग। ऐसा लर्निंग जो मीनिंग देता हो, कुछ सिखाता हो, ऐसा चीज़ जो हमको काम आएगा, वो है ना इंटरेस्टिंग होता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया, व्हेन द फार्मर यूज द क्रॉप लोन इन ग्रोइंग क्रॉप्स, व्हेन द फार्मर यूज द क्रॉप लोन, जब फार्मर क्रॉप लोन का यूज करते हैं कहाँ पे, किसी क्रॉप को उगाने में, इट इज फॉर द रीपेमेंट ऑफ द लोन। ये है ना फार्मर के लिए आसान होगा फिर से उस पेमेंट को या फिर उस लोन को चुकाने में, बट विदाउट क्लियर अंडरस्टैंडिंग। लेकिन अगर कोई क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, सही से समझदारी नहीं है, मेकिंग अनस्टेबल, और उन्हें अनस्टेबल बना देगा उस चीज़ को पे करने के लिए, उस लोन को पे करने के लिए, मतलब कि ठीक से वो पे नहीं करेगा, समझ नहीं पाएगा कैसे उसे पे करना है। अगर उसको क्लियर होगा कि हमको यहाँ से लोन लिए, इसको हम लगाएंगे, क्रॉप को उगाएंगे, तो आसानी से हम इसे पेमेंट को, लोन को दे सकते हैं। अगर इसको क्लियर खुद पता नहीं है कि हम क्रॉप का लोन लिए हैं तो इसको उगाएंगे या फिर ऐसे करें, उसको पैसा भी देना है, उनको खुद ये पता नहीं है, खुद उनको अच्छे से जानकारी नहीं है, तो आसानी से तो हम या फिर फार्मर मतलब जो है वो इसे पैसे को नहीं दे पाएगा, और अच्छे से नहीं दे पाएगा, पूरा नहीं दे पाएगा, उन्हें दिक्कत होगा देने में। तो ये हो सकता है। तो ये हमारा बोलता है प्रिंसिपल ऑफ क्लियरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव, मतलब कि क्लियर गोल होना चाहिए, क्लियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए सीखने का, क्यों हम सीख रहे हैं, इसका क्या फ़ायदा हो सकता है, ये क्लियर होना चाहिए। आगे हमारा प्रिंसिपल ऑफ सेटिस्फैक्शन, लर्निंग मस्ट बी सेटिस्फाइंग, मतलब जो सिखा रहा है वो हमारे को सेटिस्फाई दे रहा है, सेटिस्फेक्शन दे रहा है, ठीक है ना। तो ये भी होना चाहिए उस लर्निंग में, जैसे कि फार्मर गेट मोर प्रोडक्शन, हाई वैरायटी ऑफ द क्रॉप। अगर किसी फार्मर है, मतलब अगर कोई फार्मर है उनको ज़्यादा प्रोडक्शन मिल रहा है, ठीक है ना, हाई इल्ड वैरायटी का यूज़ करके, अगर कोई फार्मर है हाई इल्ड वैरायटी के बारे में सीखा, ठीक है ना, सीखा और वो उसको अप्लाई किया और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन ले रहा है, तो उसको ये सेटिस्फाइंग होगा क्योंकि वो अप्लाई किया, उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन मिल रहा है। तो इस तरह से ऐसा होना चाहिए जो लर्नर्स को सेटिस्फाइंग हो, सेटिस्फेक्शन दे रहा हो, तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ सेटिस्फेक्शन। अब इसके बाद आता है स्टेप्स इन एक्सटेंशन लर्निंग, और क्या क्या स्टेप्स हैं जिसको हम अप्लाई कर एक्सटेंशन प्रोग्राम में, एक्सटेंशन टीचिंग में यूज़ कर किसी को सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं, और आसानी से अपने बात को रख सकते हैं उनके सामने। तो सबसे पहले अटेंशन आता है, उसके बाद आता है इंटरेस्ट, उसके बाद डिज़ायर, उसके बाद कन्विक्शन, उसके बाद एक्शन, उसके बाद आता है सेटिस्फैक्शन। अटेंशन क्या होता है इसकी बात करते हैं। द पीपल अवेयर ऑफ न्यू आइडियाज़, पीपल मतलब जो पर्सन्स है वो अवेयर हो नए आइडियाज़ के बारे में, जानकार हो, जानते हो नए आइडियाज़ के बारे में, एंड प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो ज़्यादा वो अटेंशन
शो करेंगे। द पीपल मस्ट नो दैट ए न्यू आइडियाज़ प्रैक्टिस और ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट, ठीक है ना। पीपल मतलब कि नए नए आइडियाज़, नए टेक्नोलॉजी को ज़्यादा अवेयर हो, नए नए ऑब्जेक्ट के ज़्यादा बारे में जानते हो, तो हम उस पीपल का अटेंशन अच्छे से ग्रैब कर सकते हैं, अटेंशन पा सकते हैं। जैसे रेडियोज़, टेलीविज़न, फ़ोन, ETC एंड पर्सनल कॉन्टैक्ट बाय द एक्सटेंशन एजेंट कॉन्टैक्ट थ्रू लोकल लीडर आर इम्पोर्टेंट। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, इसके थ्रू हम फार्मर से कांटेक्ट कर सकते हैं, एक्सटेंशन एजेंट के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर कुछ लोकल लीडर के थ्रू उसे अटेंशन ले सकते हैं, उसे समझा सकते हैं, और जो हम डेमोन्स्ट्रेशन करना चाहते हैं, जो हम टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, वो हम कर सकते हैं, ठीक है, किसी के फार्मर के बीच। तो दूसरा हमारा आता है इंटरेस्ट, मतलब कि फार्मर का जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो या जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो वही हमें उसे ट्रेनिंग देना चाहिए, वही हमें सिखाना चाहिए, ठीक है, या फिर लर्नर का जिस चीज़ में इंटरेस्ट वही सिखाना चाहिए, ताकि वो आसानी से सीख पाएगा। और नहीं तो हम ऐसा चीज़ बोल रहे हैं, ऐसा चीज़ सिखा जिसमें उसका इंटरेस्ट ही नहीं, तो ना वो अच्छे से सीख पाएगा और एनर्जी भी वेस्ट हो जाएगा और हमको मेरा भी समय भी वेस्ट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि फार्मर का किस चीज़ में इंटरेस्ट है और वो सुनने में समझने में इंटरेस्टेड है कि नहीं, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट जगाना बहुत ज़रूरी है। इंटरेस्ट अगर आ जाता है तभी हम उसको समझा सकते हैं, बता सकते हैं और टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद आता है डिज़ायर, ऑन फ्रीजिंग द एक्सिस्टिंग बिहेवियर एंड मोटिवेटेड पीपल फॉर चेंजिंग। मतलब पहले से बिहेवियर जम के पड़ा हुआ है उसको अनफ्रीज करेंगे, हटाएंगे, एंड मोटिवेटेड पीपल फॉर चेंज, और पीपल्स को मोटिवेट करेंगे ताकि वो चेंजिंग लाए, बदलाव लाए, ताकि वो अच्छे से प्रोडक्शन को ले सके और यील्ड को बढ़ा सके। इट इज़ द नेसेसिटी टू एम्फेसाइज ऑन द एडवांसमेंट्स ऑफ द न्यू आइडियाज़ ऑफ प्रैक्टिस, और उन्हें नया नया टेक्नोलॉजीज़ और एडवांसमेंट के बारे में बताए, ठीक है ना। ये ज़रूरी है ताकि उसका एडवांसमेंट का, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र हो सके और उसके बारे में वो जान सके, ठीक है ना, और उसे वो फार्मर्स लोग अप्लाई कर सकें। तो ये हम कर सकते हैं, पहले विजिट टू द डेमोन्स्ट्रेशन, किसी डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है वहाँ पर विजिट करके कर सकते हैं, या फिर किसी पर्सनल कॉन्टैक्ट करके हम एक्सटेंशन एजेंट हैं उसके पर्सनल कॉन्टैक्ट करके हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं, या फिर कुछ डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है वहाँ पे जाके समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने अंदर चेंजिंग ला सकते हैं, इस तरह से फार्मर लोग अपने आप में चेंजिंग ला सकते हैं और नई चीज़ को सीख सकते हैं, जो ज़रूरी है, काफ़ी ज़रूरी है कि समय के साथ टेक्नोलॉजी भी बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट भी हो रहा है, उसको हम अप्लाई कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं और अपने यील्ड को बढ़ा सकते हैं और इकोनॉमिक कंडीशन को भी बढ़ा सकते हैं। चौथा आ जाएगा कन्विक्शन। स्ट्रॉन्ग पर्सुएशन सो एज टू कन्विंस द पीपल्स अबाउट एप्लीकेटिंग ऑफ न्यू आइडियाज़, और पीपल्स को है ना कन्विंस करेंगे कि नए नए आइडियाज़ को अप्लाई करें एंड प्रैक्टिस इन देयर ओन सिचुएशन, और अपने अकॉर्डिंग उसे प्रैक्टिस कर सके, एंड दैट इज़ वुड बी बेनिफिशियल फॉर दैम, जो उसके लिए बेनिफिशियल होगा और काफ़ी फ़ायदेमंद उसके लिए होगा। पीपल्स आर फर्निश्ड विद एडुकेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द आइडियाज़ एंड हाउ वर्क। पीपल्स को हम आसानी से बताएंगे कि ये आसानी से बताएंगे कि मतलब कि ये आइडिया है ना किस तरह से काम करता है, किस तरह से उससे फ़ायदा देगा। इस तरह से हम उसे बताकर, समझाकर, रिजल्ट के बारे में बताकर उसे कन्विंस कर सकते हैं, उसे अप्लाई करने के फोर्स कर सकते हैं, उसे समझा सकते हैं और बता सकते हैं, उनके अकॉर्डिंग सिचुएशन को ढाल कर उसे समझा सकते हैं और आइडिया के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। आगे हैं एक्शन, पुटिंग द आइडिया। और आइडिया को पुट करेंगे एंड प्रैक्टिस इनटू ऑपरेशन, और उसको प्रैक्टिस करेंगे स्मॉल स्केल डेमोन्स्ट्रेशन, छोटा छोटा डेमोन्स्ट्रेशन में विद सप्लाई ऑफ क्रिटिकल इनपुट्स, जिसमें थोड़ा थोड़ा इनपुट्स डाल के मे बी सेट अप एंड रियल लाइफ सिचुएशन, जो कि रियल लाइफ सिचुएशन से इंस्पायर हो, किसके, इंडिविजुअल्स के, हु कम फॉरवर्ड, जो है ना आगे बढ़ने में मदद मिलेगा। रियल लाइफ सिचुएशन से होना चाहिए, छोटा छोटा डेमोन्स्ट्रेशन करके उसको सिखाएंगे ताकि वो आगे बढ़े फार्मर्स लोग और उसे अप्लाई करें अपने सिचुएशन में, अपने एरिया में। दिस प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी ऑफ द डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस, ये है ना अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है एक्सपीरियंस के तौर पे ऑन द पार्ट ऑफ द लर्नर, लर्नर के पॉइंट ऑफ व्यू से, लर्नर को पॉइंट ऑफ व्यू से उसको अपॉर्चुनिटी देता है, एक एक्सपीरियंस देता है ताकि वो अच्छे से कर सके और सीख सके और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन को ले सके और टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र हो सके। छठा जगह सेटिस्फैक्शन, द एक्सटेंशन एफर्ट्स शुड प्रोड्यूस सेटिस्फैक्शन रिजल्ट। जो एक्सटेंशन एफर्ट करके इतना समझा रहे हैं तो सेटिस्फाई होना चाहिए, उसको रिजल्ट सेटिस्फाई होना चाहिए, लर्नर उसे सेटिस्फाई हो सके। मे कम फ्रॉम द हाई यील्ड, या हाई यील्ड होना चाहिए,
ज़्यादा इनकम वाला होना चाहिए, बेटर हेल्थ होना चाहिए, etc. सेटिस्फेक्शन री इन्फोर्स लर्निंग एंड डेवलप कॉन्फिडेंस। और सेटिस्फेक्शन है ना, जो लर्नर है उसको सीखने के लिए इन्फोर्स करता है, डेवलप कॉन्फिडेंस को डेवलप करता है और मोटिवेट भी करता है कि फ्यूचर में चेंजिंग ला सके और उसे सुधार सके, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन को ले सके और टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र कर सके, यील्ड को बढ़ा सके। इस तरह से फार्मर्स को मोटिवेट करता है, ठीक है ना। यूज़ ऑफ मास मीडिया के यूज़ करके लोकल लीडर्स एंड पर्सनल कॉन्टेक्ट बाय द एक्सटर्नल एजेंसी आर इम्पोर्टेंट। मास मीडिया का यूज़ करके, टेलीविज़न, रेडियो, इसका यूज़ करके, लोकल लीडर का यूज़ करके या फिर पर्सनल एक्सटर्नल एजेंट का यूज़ करके उससे बात करके हम इसे अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। आगे हमारा दिया गया है एडगर डीलेस कोन ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। कुछ यहाँ पे ग्राफ बनाया गया है, इसको हम समझाने की कोशिश करते हैं। रीडिंग, अगर हम कुछ चीज़ पढ़ते हैं उसमें हमारा है ना 10% ऑफ वाट वी लर्न, 10% हमको याद रहता है। अगर हम सिर्फ पढ़ते हैं तब 10% ही हमें याद रहता है कि क्या हमने पढ़ा। वाट वी रिमेंबर, क्या मुझे याद है, 10% उसमें याद रहता है। अगर हम किसी वर्ड को सुनते हैं उसमें 20% वाट वी हियर, 20% हमें याद रहता है क्या हमने सुना। लुकिंग एट ए पिक्चर, किसी पिक्चर को हम देखते हैं 30% ऑफ वाट वी सी, 30% हमें याद रहता है क्या हमने देखा। वॉचिंग ए मूवी, लुकिंग एट ए एक्सिबिट, वॉचिंग ए डेमोन्स्ट्रेशन, सीइंग इट डॉन ऑन लोकेशन। किसी चीज़ को हम देखते भी हैं और वॉइस भी सुनते हैं, उसमें 50% याद रहता है वाट वी सी एंड हियर, क्या देखते हैं और क्या सुनते हैं, ठीक है ना। वो हमारा 50% याद रहता है, हमारा 50% याद रहता है। उसका प्रैक्टिस उसका हमारा है पार्टिसिपेटिंग इन ए डिस्कशन, गिविंग ए टॉक, डूइंग ए डेमोक्रेटिक, ठीक है, गिविंग ए टॉक और पार्टिसिपेटिंग इन डिस्कशन। इसमें 70% ऑफ वाट वी से, 70% हमें याद रहता है कि क्या मैंने ग्रुप में डिस्कशन किया, क्या मैं पार्टिसिपेट किया, तो मैं क्या बोला, या इसमें हमारा 70% याद रहता है। डूइंग ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन, कोई प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, स्टिमुलेटिंग द रियल एक्सपीरियंसेस, कोई रियल एक्सपीरियंस ले रहा है, डूइंग द रियल थिंग्स, रियल कोई थिंग्स कर रहा है अपने लाइफ में, वो है ना 90% ऑफ वाट वी बोथ डू एंड से। इसमें हमारा 90% याद रहता है क्या हमने बोला और क्या हमने किया, ठीक है। ये सारी ग्राफ है, तो इसको आप अच्छे से देख ले, ये सारी बातें हैं, इसमें से आपका ग्राफ है, ये आपको काम देगा, शायद एग्ज़ाम में भी आ सकता है, तो आप इसे ज़रूर देख लें। यहाँ पर साइड में लिखा गया है आवर लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट, वर्बल रिसीविंग, पैसिव, विजुअल रिसीविंग एंड पार्टिसिपेटिंग, एक्टिव, डूइंग। तो दोस्तों ये चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको इस चैप्टर के अंदर कोई डाउट होगा या कोई चीज़ नहीं समझ में आया होगा तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट में आपका उस डाउट का जवाब दे दूँगा। मैं आशा करता हूँ आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें। अब मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।